अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी मैथमेटिक्स मैकेनिक्स से आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है क्या। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन का नाम देंगे। फिर स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है, इस दौरान जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ सकती हैं और वो चेंजेस जो हैं वो हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फिजिक्स में 9th-10th क्लासेस में और एफएससी के अंदर ड्राइव की थी। क्या है हमारा क्वेश्चन? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी के लिए और डिस्टेंस के लिए। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? ये हमारे पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी स्टार्ट में जो हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो लेट सपोज यहाँ पर उसकी पोजीशन थी। आफ्टर टाइम t वो पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया है और इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट O से पॉइंट P तक का, दैट इज x। स्टार्ट में या इस पॉइंट पर था, उसके बाद टाइम t के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है अगर x है तो फिर इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Considering a particle which is moving with constant acceleration along a straight line, let time t is equal to 0, the particle is at point O, time t is equal to 0 पे उसकी पोजीशन O पे थी, and is moving with velocity u, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? हमारे पास u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u is its initial velocity. After time t, the particle is at point P, टाइम t सेकंड के बाद वो पॉइंट P पर पहुंच गया है और द डिस्टेंस x फ्रॉम 0 एंड अटेन्स अ वेलोसिटी v, और टाइम t के बाद उसकी जो न्यू पोजीशन है उस पर उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है दैट इज dx ओवर dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx ओवर dt, सॉरी, एक्सेलरेशन हमारे पास dv ओवर dt है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx, here we are describing velocity, v is equal to dx over dt, और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d2x ओवर dt स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव, इस टर्म का जब हमने डेरिवेटिव लिया है, ये जो टर्म थी जो कि वेलोसिटी इक्वल होती है dx ओवर dt, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x ओवर dt स्क्वायर, और जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dt, और हमें पता है dv ओवर dt इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं x के रिलेशन या और v का रिलेशन, तो ये d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a। आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो ऊपर वाली लाइन है जहां पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया गया है, ये लाइन ना भी लिखें तो आप इस लाइन से भी स्टार्ट ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो लेट्स सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u थी, तो डिस्टेंस x ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a है। तो इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आफ्टर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव d2x ओवर dt स्क्वायर dt। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा और a एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट होगा विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रल dt
जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t प्लस सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम हमने लिया हुआ है a। ओके, तो dx ओवर dt की जगह पे मैंने उस ऊपर वाली इक्वेशन में क्या रिप्लेस कर दिया, v इज इक्वल टू at प्लस ये कैपिटल A। अब यहाँ पर v का वैसे तो रिलेशन आ गया है, लेकिन जो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसका इस a की वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है। तो इस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लोग इनिशियल कंडीशन से, कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी वाज u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको याद हो हमने क्या सपोज की हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी वाज स्मॉल u। ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी वाज स्मॉल u। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वाज स्मॉल u, तो वो कंडीशन हम यूज करेंगे, यही कंडीशन है। तो हम इस इक्वेशन में v वाली इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, जहां पर t था वहां पे 0 पुट कर दिया प्लस a, तो u इज इक्वल टू a, या यूं कह सकते हैं कि कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास u आ गई। तो इसको दोबारा से हम प्रीवियस इक्वेशन में इसी के अंदर पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या फिर u को दूसरी साइड पे ले जाएं, या फिर u को उससे पहले लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आप लोग एफएससी में भी करके आए हैं। वहां पर आप लोग कहते थे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये वी एफ फाइनल वेलोसिटी, अब यहाँ पर v है तो ये वी एफ ही है, इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये वी आई ही है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या कर लिया है, ड्राइव कर लिया है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ओके, अब इसी से ही v इज इक्वल टू डी यू प्लस ए टी, हम v के लिए रिलेशन फाइंड आउट कर चुके, x के लिए रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए v को किस फॉर्म में लिख लेंगे, dx ओवर dt फॉर्म में। dx ओवर dt इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, dx इस तरफ रहने दें, dt को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में लिखने के बाद इंटीग्रेट कर लें बोथ साइड पे, एक साइड पे फंक्शन ऑफ t है, एक साइड पे फंक्शन ऑफ x है। जब इंटीग्रेट करेंगे dx को तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, x, u कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा ut, a एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, t की इंटीग्रेशन हमारे पास t स्क्वायर ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट b। अब b की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले की थी, लेकिन पहली इनिशियल कंडीशन जब हमने लगाई थी तो वो v पर लगाई थी। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जो थी वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास v वाज 0, जो हमने कंडीशन v वाज 0 नॉट, बल्कि v वाज u, v वाज इनिशियल वेलोसिटी ui। तो हमने अब क्या लगाना है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस तो 0 था, आप लोग डायग्राम को ही देखेंगे, ये देखें, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे v u था, जबकि डिस्टेंस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जो कि डिस्टेंस अभी x 0 हमारे पास है। मुझे तो हमने कंडीशन अप्लाई की x के ऊपर कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x था ही नहीं, डिस्टेंस अभी शुरू ही नहीं हुआ था। तो जब हम वो वाली वैल्यूज पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर, तो x की जगह पे 0 और t की जगह पे भी 0, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो b कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। सो फ्रॉम 2 वी हैव, इस इक्वेशन में b की जगह पे भी 0 पुट कर दिया हमने, x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्र ओवर 2। तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन किसका आ गया है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है डिस्टेंस के लिए, तो मैंने डिस्टेंस के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब डिस्टेंस और वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन आया है उसमें, इसमें हमारे पास जो रिलेशंस आए हैं उसमें एक्स और बी का जो रिलेशन आया है वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो ड्राइव हो गया, लेकिन थर्ड इक्वेशन नहीं आई, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वो ड्राइव करने के लिए सेपरेट से उसने क्वेश्चन दिया है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ना भी आए, और अगर तीनों इक्वेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास फिर वही सिचुएशन है कि हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी स्मॉल u है, टाइम t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है, और एक्सेलरेशन a है, डिस्टेंस x उसने ट्रेवल किया है। डायग्राम वही पिछले आप लोग बना लेंगे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही थी, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन और टाइम t इज इक्वल टू t पे पोजीशन, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस, वो क्या है, तो ये हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 केस था,
ये टाइम t इज इक्वल टू टी केस है, डिस्टेंस उसने जो है वो x ट्रेवल कर लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है। ओके जी, हमें जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किए हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आप लोग t की वैल्यू फाइंड आउट करें और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, t को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि आपका अब जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, उस वो t फ्री है, उसके अंदर t मौजूद नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे। t को जब एलिमिनेट करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, v माइनस यू ओवर a, और सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने उसको क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप जस्ट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और ए एलसीएम लेने के बाद 2a बेसिकली एलसीएम आएगा और उसको दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वो हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो हमारी 3 गवर्निंग इक्वेशंस थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो इस फॉर्म में आ गई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप लोग देखें इसके ये टोटल जितनी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है वो 4 क्वांटिटीज हैं, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन 4 में से कोई सी 3 वैल्यूज आप लोगों को पता हो, कोई सी 3 चीजों को पता हो, तो आप लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, इनिशियल वेलोसिटी पे, टाइम पे और एक्सेलरेशन पे। इन 4 में से भी आप लोगों को कोई सी 3 का पता हो तो आप लोग सेकंड इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, वी एफ, वी आई, एक्सेलरेशन और एक्स, इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना हो, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गई हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, find the distance traveled by the particle moving in a straight line with uniform acceleration in the nth unit of time। यानी कि अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि 5th यूनिट में जाके या छठे सेकंड के दौरान या तीसरे सेकंड के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ nth यूनिट में, तो nth यूनिट का मतलब ये हुआ कि आपको पता था, बेसिकली आप लोगों ने अब जो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द nth यूनिट, इसको मैं एक्सप्लेन यूं कर देता हूं कि आपके पास सिचुएशन ये है कि हम ये कहते हैं कि 5 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8 मीटर, और 6 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 मीटर। तो क्या ख्याल है उसने छठे सेकंड के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो छठे सेकंड के दौरान उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 6 सेकंड का डिस्टेंस माइनस 5 सेकंड का डिस्टेंस, तो हमारे पास 2 सेकंड जो है उसने 6 सेकंड के अंदर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि nth यूनिट में फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 1 यूनिट का छठे सेकंड में जैसे हमने टाइम फाइंड आउट किया था, तो छठे में से 5वें सेकंड तक का टाइम हमने 5 सेकंड का टाइम हमने माइनस कर दिया था 6 सेकंड में से। तो ऐसे यहाँ पर nth यूनिट का निकालना है, तो n यूनिट का भी टाइम निकाल लेंगे, n माइनस 1 यूनिट का भी निकाल लेंगे। तो n यूनिट में से n माइनस 1 यूनिट्स का जो डिस्टेंस है वो आप लोग एक्सक्लूड कर देंगे, तो nth यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सिचुएशन जो डिस्क्राइब की है वो किन वर्ड्स में है, कंसीडर अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration and let x1 and x2 be the distance traveled by the particle in the first n and n minus 1 units of time respectively। तो यहाँ से हमने मोशन को स्टार्ट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो ये यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई है, यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो n माइनस 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, जबकि यहीं से स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो n यूनिट्स में किया।
तो इसका मतलब n-1 यूनिट्स का उसका डिस्टेंस है x2 और n यूनिट्स का डिस्टेंस है x1। तो nth यूनिट के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, x1 में से x2 को माइनस कर दें। तो यही प्रोसीजर यहाँ पर यूज करेगा। वो क्या है प्रोसीजर कि लेट सपोज x1 यूनिट है, x1 डिस्टेंस है n यूनिट्स में, x2 है हमारे पास n-1 में। तो आप लोग फार्मूला जब यूज करते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ये हमें पता है कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम हमें पता है, तो फाइनल वेलोसिटी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्सेलरेशन ए है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड यू ले रहे हैं, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हुए हम 1 यूनिट x हमारे पास यूं कर लें कि अगर ये x1 बेसिकली n यूनिट्स का डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये मेरे पास डिस्टेंस ऑफ n सेकेंड्स है। मैं यूनिट्स को ना सेकेंड्स कह रहा हूं। और ये जो नेक्स्ट उसने लिखा है ये मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। तो पहला डिस्टेंस जो है वो n सेकेंड्स का है, दूसरा डिस्टेंस जो है n-1 सेकेंड्स का है। तो मैंने क्या करना है, मैंने nth सेकंड का जब फाइंड आउट करना है तो n सेकंड तक का जो डिस्टेंस है, n सेकंड ज्यादा है, n-1 सेकंड कम है। यूं कह लें कि ये n6 है, वही जो मैं पुरानी एग्जांपल कह रहा हूँ कि ये 6 सेकंड का डिस्टेंस है, ये 5 सेकंड का डिस्टेंस है। तो 6 सेकंड में से 5 सेकंड वाले डिस्टेंस को आप लोग माइनस कर देंगे तो 6 सेकंड में छठे सेकंड के दौरान का डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखें, ये जो n सेकंड का डिस्टेंस था उसमें से n-1 सेकंड के डिस्टेंस को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है मैंने। तो क्या आ गया मेरे पास, un प्लस हाफ ए एन स्केयर, ये n सेकंड का डिस्टेंस है, u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्केयर, ये n-1 सेकंड का डिस्टेंस है। जब इनको सेट करेंगे तो ये वो डिस्टेंस है जो nth सेकंड में या nवें सेकंड के अंदर जाके उसने ट्रेवल किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। इससे पहले जो हमने काम किया है दैट वाज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन जो वेरी कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम सच एन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ कि d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू a ऑफ t। a ऑफ t यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इससे पहले जो एक्सेलरेशन था दैट वाज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इस वजह से वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता था जब भी हम इंटीग्रेशन ले रहे थे। लेकिन अब ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर नहीं आएगा बल्कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू इंटीग्रल a ऑफ t dt प्लस a। अब ये देखें a को मैंने बाहर नहीं लिखा, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसका कोई आंसर आएगा ए ऑफ टी, इंटीग्रल ए ऑफ टी डी टी। और इसका आंसर लेट सपोज हम ये कह देते हैं कि जाहिर है फंक्शन ऑफ टाइम है, जब इंटीग्रेट हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो भी अगेन फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो इसका एक जनरल नेम दे दिया हमने बी ऑफ टी प्लस ए। ओके, फिर डिस्टेंस जब फाइंड आउट करना है तो फिर इस डी एक्स ओवर डी टी को अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो डी एक्स ओवर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, वो बन जाएगा बी ऑफ टी डी टी प्लस ए टी प्लस बी। और ए और बी जो भी कंडीशंस दी होंगी बाउंड्री कंडीशंस उनके जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक एग्जांपल आ गई है उसकी जिसके अंदर हम कंडीशन को भी आइडिया लगाएंगे कि कंडीशंस इसके अंदर क्या दी हुई हैं और हम कैसे इसके अंदर जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम t if it starts from rest at t is equal to 0 and is subject to an acceleration t square plus sin t plus e par t। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें कि ये जो एक्सेलरेशन गिवन है आप लोगों को, ये बेसिकली एक्सेलरेशन गिवन है
तो एक्सेलरेशन जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ये हमारे पास टी पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर ये टी पर डिपेंड करे तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ओके, ये हमें कंडीशन उसने जो लिखी हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, ये उसकी रेस्ट पोजीशन है। इसका मतलब एक कंडीशन मिल गई कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू t पे जनरल कंडीशन है कि आप लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी वो मैं v ले लेता हूँ कि टाइम t सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी v है। कंसीडर a particle which starts moving from rest from point o पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, टाइम t के बाद a पॉइंट पर आ जाता है और एक्सेलरेशन जो है t स्क्वायर प्लस sin t प्लस e पार t। तो आप लोगों ने बेटा d2x ओवर dt स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है, यहाँ पर dv ओवर dt भी लिख सकते हैं, d2x ओवर dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। dv ओवर dt लिखा है तो फर्स्ट टाइम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। देखें dv ओवर dt है, इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसके बाद डायरेक्ट भी आप लोग ये जो काम था इसको लिख सकते थे, जो v यहाँ पे ये वैल्यू आई है। कैसे, dv ओवर dt को विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया तो v आ गया, t स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो t क्यूब ओवर 3 आ गया, साइन t को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस t आ गया, e पार t को इंटीग्रेट किया तो e पार t आ गया, प्लस हम कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम वही जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो आप लोग देखेंगे। क्या है जो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को इनिशियल जो वैल्यू आप लोगों को दी है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है, तो आप लोग u इज इक्वल टू 0 भी है, v इज इक्वल टू 0 भी है, तो आप लोग वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे और जहां जहां टाइम है वहां पर 0 पुट कर देंगे। cos 0 1 होता है, e पार 0 भी 1 है, तो ये 1 आ गया। यहाँ से एक्सेलरेशन की एज जो है हमारे पास जो कांस्टेंट था ये वाला एज, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं वेलोसिटी का जो रिलेशन मेरे पास आ गया टी क्यूब ओवर 3 माइनस कॉस टी प्लस ई पार टी, ये ए जो है वो 0 हो चुका, तो बाकी 3 टर्म्स बच जाएंगी v के अंदर। अब v का दोबारा एक्सप्रेशन आप लोग क्या लिखेंगे, dx ओवर dt। अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन को d2x ओवर dt स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ पे dx ओवर dt आता पहले इंटीग्रेशन में, दूसरे इंटीग्रेशन में x आ जाता। अब dv ओवर dt लिखा है हमने एक्सेलरेशन की जगह पे, तो वहां से v आ गया है। अब अगली दफा v की जगह पे dx ओवर dt लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। तो dx ओवर dt को जब इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t x आ जाएगा, 1 ओवर 3 एज इट इज। t क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो t 4 ओवर 4 माइनस cos t को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास sin t आ गया है, e पार t को इंटीग्रेट करने के बाद e पार t प्लस हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से x के लिए क्या कंडीशन होगी, तो ये याद रखिएगा कि जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट पोजीशन थी, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस भी तो 0 था, उस वक्त डिस्टेंस स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंडीशन हमारी क्या थी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर t की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे और x की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि -1 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए आप लोगों को अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो आप लोग एक दफा जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोगों के पास वेलोसिटी आ जाएगी, फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, अगर उसके अंदर को कांस्टेंट अपीयर हो रहा होगा तो वो कांस्टेंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी आप लोगों को, और फिर जब आप लोग उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को तो आप लोगों के पास डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते थे वेलोसिटी आती थी, वेलोसिटी के बाद डेरिवेटिव लेते थे एक्सेलरेशन आ जाता था, तो ऐसे ही आप लोगों ने अब इसका रिवर्स प्रोसेस चलना होता है। पहला केस हमने किया था कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, उसके लिए तो जनरल गवर्निंग इक्वेशंस थी v इज इक्वल टू v u इज इक्वल टू v प्लस ए टी और v इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्र और लास्टली वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2ax। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंडेंट अगर एक्सेलरेशन हो, अभी हमने किया था टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन हो तो उसकी जो एक्सेलरेशन की फॉर्म है dv ओवर dt नहीं लिखेंगे बल्कि v dv ओवर dx। अब ये हमें कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन इसके भी इक्वल होता है, तो ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ कि एक्सेलरेशन dv ओवर dt होता है। अब टाइम पर तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ x पर हमारे पास क्या है dx पे इसको डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये यूं कर लें कि आप लोग चेन रूल अप्लाई कर देते हैं।
तो dx ओवर dt इज इक्वल टू v आ जाएगा, और ये dv ओवर dx एज इट इज, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास जो इसकी है, इस टर्म के अंदर dx ये जो है एज इट इज आ गई है आप लोगों के पास टर्म। इस dx ओवर dt को आप लोगों ने v की फॉर्म में लिख दिया, तो v dv ओवर dx, इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की जगह पे a ऑफ v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह पे हम dv ओवर dt v dv ओवर dx भी लिख सकते हैं। तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दें, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ v है, तो आप लोग क्या करेंगे, v वाले तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, इस v dv, इस a ऑफ v को डिनोमिनेटर में ले जाएं, dx को परे ले जाएं, सेपरेबल वेरिएबल, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx को इंटीग्रेट करने के बाद x आ जाएगा, v ओवर a ऑफ v dv। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप लोगों के पास, उससे आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर जब आप लोगों के पास डिस्टेंस आ जाएगा तो फिर dx ओवर dt इज इक्वल टू a ऑफ v, तो dx इज इक्वल टू dv ओवर v, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोगों के पास टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप लोगों ने टाइम और डिस्टेंस जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर आप लोग टाइम और डिस्टेंस दोनों चीजें अगर आप लोगों को पता हो तो वेलोसिटी भी फाइंड आउट, क्योंकि वेलोसिटी तो डिपेंडेंट है हमारे पास, वेयर द कांस्टेंट d कैन बी डिटरमाइंड इफ द वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट इज नोन, क्योंकि ये हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को बताया हुआ होगा। देखें, a particle moves in a straight line with an acceleration kv cube if its initial velocity is u, देखिए यहाँ पर initial velocity u दी है, और find the velocity and the time spent when the particle has traveled at distance x, x डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है और टाइम बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन है इसकी नेचर देखेंगे कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या बिल्कुल पहला केस चलेगा, या वेरिएबल है, यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल है तो क्या टी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टी पर डिपेंड करेगा तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी ओवर डी टी लिखना है, लेकिन ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये वी पर डिपेंड कर रहा है। तो वी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, वी डी वी ओवर डी एक्स। देखें, एक्सेलरेशन है के वी क्यूब, तो मैंने क्या लिखा एक्सेलरेशन को, वी डी वी ओवर डी एक्स। फिर वही काम करेंगे कि v की तमाम टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, x की तमाम टर्म्स को एक साइड पर, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है वो बेसिकली इसका गवर्निंग मेथड है, मेथड ऑफ सोल्यूशन जिसे आप कहते हैं। 1 ओवर वी स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे, v पावर -2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो v पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, यानी कि -1 ओवर v आ जाएगा। k कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे x प्लस a। इनिशियल टाइम पे जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 था, उस वक्त डिस्टेंस भी हमारे पास 0 था, और वेलोसिटी जो उसने खुद बताई है कि वो u है, तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे और v की जगह पे u पुट कर देंगे, तो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जो कि -1 ओवर u आई। तो एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आई, सॉरी ए कांस्टेंट की वैल्यू, ए की वैल्यू जो भी आई है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे आप लोग। यहाँ से आप लोगों को v की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो ये वेलोसिटी आप लोगों के पास है x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो अगर आप लोगों ने इसका जो है टाइम भी फाइंड आउट करना है, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसीजर dv ओवर dt इज इक्वल टू kv क्यूब, v टर्म्स को एक साइड पे और t टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करने के बाद इंटीग्रेट जब करेंगे आप लोग बोथ साइड पे, तो आप लोगों के पास ये फॉर्म आ रही है। उसमें फिर दोबारा आप लोग टाइम t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू u कंडीशन पुट करें, जहां पर टाइम है वहां पर 0 पुट करें, और जहां पर v है वहां पर u पुट करें, तो b की वैल्यू -1 ओवर 2 u स्क्वायर, तो इससे -1 ओवर 2 v स्क्वायर का रिलेशन आया है। आपको v और u की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो t चाहिए, तो आप लोग इसको t के लिए सॉल्व कर लेंगे, t को सिर्फ एक साइड पर रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये वो टाइम है जो कि आप लोगों के पास x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद है। अब ये जो टाइम है इसके अंदर u तो आप लोगों को पता है क्योंकि इनिशियली दिया गया है, v आप लोगों को नहीं दिया गया, तो आप कोई भी आंसर अपना इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे जिसमें कोई अननोन वैल्यू हो। तो v आप लोग अभी प्रीवियस पार्ट के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं कि x डिस्टेंस के बाद v की वैल्यू क्या होगी, वो है u ओवर 1 माइनस के यू एक्स। तो आप लोग इस वैल्यू के अंदर जो आप लोगों ने फाइंड आउट की है t के लिए, इसमें v की जगह पे v की वैल्यू लिखें, वो थी u ओवर 1 माइनस के यू एक्स। तो ये 1 ओवर v है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और v का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी ले लेंगे।
उसके बाद इसका एलसीएम जस्ट आप लोगों ने लेना है और आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टाइम है जो कि एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद है, एक्स डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले हमने देखा टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, दूसरे नंबर पे हमने देखा वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, अब हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। If the acceleration of a particle depends upon distance, then such an acceleration is called distance dependent acceleration. तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। तो जैसे वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन था, तो वैसे ही डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन में भी आप लोग वी डी वी ओवर डी एक्स रिलेशन यूज करेंगे। तो वी डी वी एक साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे इज इक्वल टू ए एक्स। उसमें हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट था, तो ए ऑफ वी को इधर ले आए थे, डी एक्स को ऊपर ले गए थे। लेकिन अब ए एक्स को आप लोग लेफ्ट साइड पर शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो सिर्फ डी एक्स को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। v पे डिपेंड करने वाले तमाम टर्म्स एक साइड पे हैं, x पे डिपेंड करने वाली एक साइड पे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ी सी ये आप लोगों को बता देता हूँ। v dv, तो ये v dv है, v dv ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। तो v dv इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये v है, यहाँ पर x नहीं है बेसिकली। ओके जी, तो जब v को विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर ओवर 2 ए ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c। तो जब आप लोग v को इंटीग्रेट कर लिया, v स्क्वायर ओवर 2 आ गया है। ax को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, और वो अगेन फंक्शन ऑफ x आएगा। जैसे हमने b ऑफ x लिखा था पहले, तो यहाँ पर f ऑफ x लिखा रहने दिया। तो v की वैल्यू चाहिए तो वो स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस 2f ऑफ x प्लस d, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2c जो होगा वो अगेन कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट का नाम हमने d सपोज कर लिया है। तो ये आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जब एक दफा इंटीग्रेशन होगी तो फिर v की जगह पे dx ओवर dt पुट करें, और x टर्म्स को एक साइड पर आप लोग इस 2f(x + d) को इधर नीचे ले आए, dx को परे ले जाएं आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, और उसमें भी अगेन एक कांस्टेंट अपीयर होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है x डिपेंडेंट दिया हुआ। Discuss the motion of a particle moving in a straight line with an acceleration x cube, where x is the distance of the particle from a point O on the line if it starts at time t is equal to 0 from a point x is equal to c with its velocity c square over square root 2। अब देखें, इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल है और एक्सेलरेशन जो है वो एक्स क्यूब है, ए जो है वो इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ए जो है वो एक्स डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए। यहाँ पर जब लेट सपोज हम आए हैं, जनरल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एक्स है। ओके, इफ इट स्टार्ट्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट सी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये सी पोजीशन से स्टार्ट करता है। उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो थी दैट वाज c स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अब डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 नहीं है, बल्कि x इज इक्वल टू c है, क्योंकि उसने जब स्टार्ट किया है तो वो c डिस्टेंस पहले ट्रेवल कर चुका था। हमारा टाइम अब स्टार्ट हुआ है c के बाद, जब वेलोसिटी ये है। तो u की वैल्यू अब c स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 है। t इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी की वो u होती है, स्मॉल u। तो हम देखते हैं जी, कंसीडर पार्टिकल मूविंग विद स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन एक्स क्यूब। तो देखिए एक्सेलरेशन एक्स क्यूब था, तो वी डी वी ओवर डी एक्स लिखा, वी डी वी को इधर ही रहने दिया, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे। तो वी को इंटीग्रेट किया तो वी स्क्वायर ओवर 2 हमारे पास आया है, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट किया है तो वो एक्स 4 ओवर 4 प्लस सम कांस्टेंट। अब इस पे जो कंडीशन अप्लाई होगी, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू c था और v इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 थी। तो आप लोग x इज इक्वल टू c पुट करेंगे, और यहाँ पर v स्क्वायर, ये c जो है ये कांस्टेंट है, ये c वो है जो इनिशियल डिस्टेंस था उसका, स्मॉल c है। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट c प्राइम या कोई और यूज कर लें, या बड़ा c थोड़ा सा अलग नजर आना चाहिए। तो इस v की जगह पे c स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 यूज किया, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है 0।
यहाँ पर जो रिलेशन फाइंड आउट किया है, यहाँ पर आप लोगों ने जब डी लिखा है ना, तो आप लोग इस सी की जगह पे भी डी कर लेंगे, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आप लोग, ताकि दोनों सी मिक्स ना हो, तो ये कांस्टेंट डी लिया हुआ उसने, तो इसी वजह से नीचे उसने डी को रिप्लेस करके इक्वल टू 0। तो जब कांस्टेंट डी की वैल्यू आ गई है, तो मैं यहाँ पे भी अब डी ही कर देता हूँ ताकि मुझे पता हो, क्योंकि कुछ जगहों पे डी कर दिया है, बेसिकली इसे या तो सी ही रहने देते जैसे ऊपर सी लिखा हुआ था। ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू जब ऊपर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स 4 ओवर 4, तो वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है मेरे पास, या वी की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जब v का रिलेशन आ गया है, इसको दोबारा dx ओवर dt की फॉर्म में लिखेंगे। x टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे dx के नीचे, तो 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा इनटू dt। तो ये जब रिलेशन आप लोगों ने लिखा है, तो इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे, तो इंटेग्रल dt ये, और इसको इंटीग्रेट किया स्क्वायर रूट 2 ओवर x स्क्वायर dt को, तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट एज ए कांस्टेंट है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो -1 ओवर एक्स, क्योंकि 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स की -2 है, जिसका आंसर आएगा एक्स पावर -1 ओवर -1, जो कि -1 ओवर एक्स होता है, प्लस हम कांस्टेंट डी, तो ऊपर वाला सी रहने दें ताकि अब दोबारा कांस्टेंट डी आ गया, वरना ई लिख लें इसको। इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू c था, तो आप लोग t के लिए जो कंडीशन बन रही है इनिशियल कंडीशन, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x इज इक्वल टू c पुट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर c प्लस d। अब यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ओवर c, ये दोबारा इसी के अंदर पुट कर देंगे, तो आप लोगों के पास ये रिलेशन आ गया है टाइम के लिए। तो ये हमारे पास टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस x आ गया है। ओके, तो यहाँ तक हमने जो गिवन एक्सप्रेशन थे, जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट के लिए भी इक्वेशंस ड्राइव कर ली, जो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट था, जो एक्सेलरेशन हमारे पास टाइम के अलावा डिस्टेंस डिपेंडेंट था, स्पीड डिपेंडेंट था, इन तमाम के लिए हमने रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में यही इक्वेशंस जो हमने ड्राइव की थी मोशन, बल्कि वही जो इक्वेशंस हैं वो स्टार्ट में जाके आएंगी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज उसने नहीं स्टार्ट की, तो यहाँ पर हम ग्राफिकली मोशन ऑफ अ पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग अ कार्टियन कर्व। कार्टियन कर्व से मुराद ये है कि कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर्व रिप्रेजेंटेशन है, ये उसकी मोशन है, ठीक है जी। और किसी पॉइंट, किसी टाइम t पर उसकी जो पोजीशन है दैट इज एट पॉइंट p, इसका मतलब उसका जो x यूनिट है वो x डिस्टेंस है, y यूनिट जो है y यूनिट्स है, और एंगल अगर वो बना रहा है थीटा, तो उसका जो टेंजेंट होता है या स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज नोन एज dy ओवर dx। तो y डिस्टेंस ओवर x डिस्टेंस आ जाएगा आप लोगों के पास उसका, जब भी आप लोग टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास dy ओवर dx है। Let A be the area under the curve y is equal to f of x and in between the lines, ये उसके नीचे का एरिया है। कि लेट सपोज यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया, यहाँ पे उसकी मोशन एंड हो गई थी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, तो फिर हम इस एरिया अंडर द कर्व को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू वाई ऑफ डी एक्स, एक्स के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे जहां से उसने मोशन स्टार्ट की थी, जहां तक उसने मोशन की है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस टाइम कर्व। तो स्पेस टाइम कर्व को इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जी। ये थोड़ा सा लेंथी आर्टिकल है, उससे पहले हमारी टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे स्पेस टाइम कर्व। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा।